अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर्स में हमने हेरिडिटी चैप्टर स्टार्ट किया था और हेरिडिटी का मैकेनिज्म हम आपको बता चुके हैं। हेरिडिटी के अंदर मैंने आपको मोनोहाइब्रिड कॉज अब तक बता दिया, डायहाइब्रिड कॉज बता दिया और मेंडल के लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडल के 3 लॉज हमने डिस्कस किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसके अलावा कुछ एक कॉन्सेप्ट मुझे जो बताना था, सबसे पहले तो इधर देखें, एक कॉन्सेप्ट है डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग या डीएनए रेप्लिकेशन। बच्चों डीएनए कॉपिंग, जब हम कहते हैं ना कि हमने पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को इनहेरिट किया है, जो कैरेक्टर्स जो ट्रेट्स आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं वो जीन्स की वजह से, और जो जीन्स हैं वो आपके अंदर जो पास ऑन हुए हैं, तो इसका क्या ये मतलब होता है, जब पेरेंट हम कहते हैं ना पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर आ गए, क्या पेरेंट्स के जीन खत्म हो गए हमारे अंदर आ गए? तो इसका मतलब है उस जीन की कॉपी बनी है। जब सेल डिवीजन हमारे अंदर होता है, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा 2 टाइप की डिवीजन के बारे में, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। रिप्रोडक्शन के टाइम पर एक डिवीजन होती है जिसका नाम है मियोसिस। हमारे गैमीट्स बनाने में जो डिवीजन शामिल है वो मियोसिस है। तो उस मियोसिस के टाइम पे, सेल डिवीजन के टाइम पे एक प्रोसेस है जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, रेप्लिका मतलब होता है कॉपी। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमारे अंदर, जब रेप्लिकेशन होगा गैमीट्स बनाते वक्त, तो हमारे गैमीट्स में हमारी डीएनए की एक कॉपी पास ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से वो गैमीट्स फ्यूज होने के बाद हमारे ऑफस्प्रिंग में, हमारी आने वाली जनरेशन में, हमारी आने वाली नस्ल में हमारे जीन की एक कॉपी को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट सुनिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेरेंट्स और बच्चों के क्रोमोसोम्स एक सा होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, एक ही जैसे क्रोमोसोम नंबर होता है, उस वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम? पेरेंट्स और बच्चों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे मुमकिन है? तो आपको यह बताना है कि जैसे मेल है, ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल, ये मेल एंड दिस इज अ फीमेल। जब हमारे अंदर गैमीट्स बनने का टाइम आता है, तो गैमीट्स बनाने के लिए हमारी बॉडी में कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस होती है। और मियोसिस के दौरान, मियोसिस की वजह से हमारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 से 23 हो जाएंगे। अगर ये स्पर्म है और एग जो होगा उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। जब हमारे जो गैमीट्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, किसकी वजह से? मियोसिस को हम नाम देते हैं कौन सी डिवीजन? मियोसिस में 2 डिवीजन होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है वो रिडक्शनल डिवीजन है। रिडक्शनल डिवीजन इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, ऑफस्प्रिंग के जो हमारे डॉटर सेल्स बनेंगे, हमारे जो गैमीट्स बनेंगे, उसमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसलिए रिडक्शन डिवीजन। अब जरा देखें, उसके बाद जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में क्रोमोसोम के द्वारा कितने हो गए? कितने आ गए? 46। तो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोम सेम नंबर रहने की एक वजह है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना ड्यूरिंग मियोसिस। अगर सोच के बताओ, अगर तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर, ह्यूमंस के अंदर यहां पर माइटोसिस होती तो क्या होता? अगर यहां पर मियोसिस की जगह माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो अगर यहां पर मेल और फीमेल ह्यूमंस के अंदर गैमीट्स बनाने के लिए माइटोटिक डिवीजन होती, तो हमारे अंदर जो गैमीट्स बनते हैं, हमारे अंदर जो गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा? क्रोमोसोम का नंबर जरा देखिए, 46। यहां पर अगर माइटोसिस से डिवीजन होती तो हमारे गैमीट जो बनते हैं, स्पर्म्स के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, एग के अंदर भी 46। अब उसके बाद जब ये फ्यूजन होता, जब ये जाइगोट बनता, तो क्रोमोसोम का नंबर 92, यानी क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। फिर उसके बाद ये बच्चा, ये ऑफस्प्रिंग जब बड़ा होता, इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं गैमीट्स में वो भी सेम माइटोसिस से सेम होते, तो उसकी आने वाली जनरेशन में फिर क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाता।
तो हर जनरेशन के बाद, हर पीढ़ी के बाद, हर जनरेशन के बाद क्रोमोसोम का नंबर डबल होता जाता अगर हमारे अंदर गैमीट्स बनाने के लिए कौन सी डिवीजन होती? माइटोसिस होती। कुछ बात समझ आ रही है? लेकिन होती कौन सी है? मियोसिस। तो मियोसिस डिवीजन की वजह से हमारे और हमारे पेरेंट्स के क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है जी। क्रोमोसोम का नंबर, जैसे आपके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम का नंबर अगर 46 से 47 हो जाए या 46 से 45 हो जाए तो इन दैट केस उसको कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। जैसे एक बीमारी का नाम शायद आप बच्चों ने सुना होगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें टोटल क्रोमोसोम 46 के बजाय 47 हो जाते हैं। जो इंसान होता है उसका 21वां पेयर, 21वां जो पेयर होता है उसमें 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे का जो होता है वो डाउन सिंड्रोम से सफर करता है। डाउन सिंड्रोम एक ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर बच्चे का स्कल का साइज एब्नॉर्मल होता है, आंखों के बीच में गैप ज्यादा होता है, नॉस्ट्रल ओपन होते हैं, माउथ खुला रहता है, सलाइवा डिस्चार्ज होता रहता है, और पाम क्रीज, एब्नॉर्मल पाम क्रीज, हाथों की जो उंगलियों का जो प्लेसमेंट होता है वो एब्नॉर्मल होता है। हार्ट के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, और सबसे बड़ी बात, वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। मेंटल रिटार्डेशन उसके अंदर होता है, बच्चा मेंटली एब्नॉर्मल होता है इस एक क्रोमोसोम के बढ़ने की वजह से। तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, तो भी डिसऑर्डर होता है। क्रोमोसोम का नंबर घट जाए तो भी डिसऑर्डर होता है। कई सारे ऐसे डिसऑर्डर हैं जो क्रोमोसोम के घटने और बढ़ने की वजह से होते हैं। एक मैंने आपको बताया डाउन सिंड्रोम, एक होता है क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। इसी तरह से कई सारे डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने और घटने की वजह से। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट था कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि what is the reason that we all of us have the same number of chromosome with respect to parent cell? जो पेरेंट सेल है के अंदर हैं, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है, हमारे अंदर भी क्रोमोसोम नंबर किस तरह सेम रह पाता है। तो आपको बताना है कि पेरेंट्स के अंदर मियोसिस डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है गैमीट्स बनते वक्त। जब ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो गैमीट्स के फ्यूजन होने के बाद वही क्रोमोसोम नंबर वापस आ जाता है। तो इसलिए मेन है मियोसिस डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ होगा गैमीट्स में, फिर गैमीट जब फ्यूज होंगे फिर दोबारा वही वाला क्रोमोसोम नंबर आ जाएगा। और ये सिर्फ हमारे अंदर नहीं, बहुत सारे एनिमल्स में यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस होता है। अब जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो बनता है आगे हमारी बॉडी में, वो कौन से डिवीजन से होगा? माइटोसिस डिवीजन से होगा। इतनी बात समझ आई? तो क्रोमोसोम, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिका मतलब कॉपी, डीएनए की कॉपी बनती है पहले, फिर डीएनए की कॉपी बनने के बाद वो कॉपी ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होती है, और इस वजह से हम लोग पेरेंट्स के जो डीएनए को, जीन्स को इनहेरिट करते हैं। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि पेरेंट के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम का नंबर होता है, वो सेम रहता है एक वजह से जिसका नाम है मियोसिस। क्योंकि मियोसिस, गैमीट्स बनते वक्त मियोसिस होती है और मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। जब हाफ हो जाएगा तब जब फ्यूजन होगा तो उसके बाद क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में। समझ आ गई बात? क्लियर है? ओके। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं आपको, ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। कभी कभार यू मे बी आस्क्ड सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, ह्यूमन में ब्लड ग्रुपिंग। बच्चों, आपको मालूम है हमारा और आपका जो ब्लड ग्रुप है, इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन है तो ए बी होगा, और दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। देखें, अगर मैं आपको इसको यहां से बताऊं,
ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी। अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है आरबीसी पर तो ब्लड ग्रुप कौन सा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है, एंटीबॉडी कौन सी, बी। सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं हो सकते। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप तो होगा कौन सा, बी, एंटीबॉडी होगी कौन सी, ए। अगर आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, ए बी, एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। अगर आरबीसी की सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, लेकिन एंटीबॉडी ए बी होगी। अब ये जो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली देखिए आपके अंदर 3 एलील्स होते हैं, 3 कंट्रास्टिंग फॉर्म है, एक है आई ए, एक है आई बी और एक स्मॉल आई। ये ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। पहला है, अगर आपके अंदर फादर से इनहेरिट हुआ आई ए, आपने मदर से भी इनहेरिट किया आई ए, ये दोनों फैक्टर्स आपने इनहेरिट किए हैं, आई ए फादर से मदर से दोनों से सेम, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर आपने फादर से इनहेरिट किया आई ए और मदर से इनहेरिट किया स्मॉल आई तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, तब भी ए होगा। अगर आपने फादर से तो इनहेरिट किया आई बी और मदर से भी इनहेरिट किया क्या, आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी होगा। अगर आपने फादर से इनहेरिट किया आई बी, मदर से इनहेरिट किया स्मॉल आई, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, बी। अगर आपने फादर से इनहेरिट किया आई ए और मदर से भी इनहेरिट किया क्या, आई बी, तो ब्लड ग्रुप होगा आपका कौन सा, ए बी। अगर आपने फादर से इनहेरिट किया स्मॉल आई, मदर से स्मॉल आई, तो आपका ब्लड ग्रुप होगा कौन सा, ओ। ये टोटल कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आपका और मेरा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। समटाइम्स आपसे एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि एक मैरिड कपल है और उसमें फादर का ब्लड ग्रुप ए है और उनके बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है ओ है। आपको बताना है इस बच्चे की जो मदर है उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ, फादर का ब्लड ग्रुप ए, तो इस बच्चे की जो मां है, जो मदर है, उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, आपको बताना है। बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखें, ओ का मतलब ये है, ओ का मतलब स्मॉल आई, एक स्मॉल आई इधर से आया होगा, एक स्मॉल आई इधर से आया होगा। आपको बता रहे हैं फादर का ब्लड ग्रुप ए, तो फादर का ब्लड ग्रुप ओ होने के लिए 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ये वाली कंडीशन हो नहीं सकती क्योंकि स्मॉल आई होना जरूरी है। यहां पर फादर से इस बच्चे के अंदर एक स्मॉल आई फादर से आया, एक मदर से आया है, तो इसका मतलब इस बच्चे के फादर का जो ब्लड ग्रुप ए तो है, लेकिन जीन का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, आई ए और स्मॉल आई। अब दूसरा आई जो है इसकी मदर से आया है, तो इसका मतलब जो इस बच्चे की मदर होंगी उसके अंदर भी स्मॉल आई होना जरूरी है। तो इसका मतलब इस बच्चे की जो मां है उनके अंदर एक तो पॉसिबिलिटी वाली हो सकती है। देखो कौन सी कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, एक तो ये वाली हो सकती है, या एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप, बी। एक और पॉसिबल ये भी तो हो सकता है, देखो कौन सा। तो इस बच्चे की जो मां है उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप 3 हो सकते हैं। कौन कौन से, ए, बी और ओ, 3 पॉसिबल ब्लड ग्रुप हैं। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जी। 3 कहां होते हैं बेटा, ए बी और ओ। वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, वो रीसस फैक्टर की वजह से होते हैं। लेकिन अच्छा, अब इसको इस तरह से समझो, मान लो कभी कभार एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है।
आपसे पूछेंगे भाई एक हॉस्पिटल में एक मैटरनिटी वार्ड है, हॉस्पिटल में बेबीज जन्म के बाद एक दिन में कई सारी ऐसी मदर्स हैं जिन्होंने बेबी को जन्म दिया है। नर्सरीज में बच्चे रखे हुए थे और वो बच्चे मिक्स हो गए, एक्सचेंज मतलब वो उसके अंदर उनकी आइडेंटिटी लॉस हो गई मान लीजिए। अब उसके बाद एक डिस्प्यूट चल रहा है, एक झगड़ा चल रहा है। इन दैट केस वन मेल चाइल्ड इज बीइंग क्लेम्ड बाय 2 मदर्स। 2 मदर्स एक बेबी को, एक मेल चाइल्ड को क्लेम कर रही हैं। दोनों कह रही हैं दिस चाइल्ड इज माइन, दूसरी कहती हैं दिस चाइल्ड इज माइन। तो आपने क्या करना है, आपने क्या किया, उस बेबी का ब्लड ग्रुप चेक किया, मान लो O है, और अब दोनों जो मदर्स हैं जो क्लेम कर रही हैं उस बेबी को, उसका आपने ब्लड ग्रुप चेक किया। एक मदर का ब्लड ग्रुप A आया और दूसरी मदर का ब्लड ग्रुप देखिए क्या है, कौन सा है, देखो बच्चे का ब्लड ग्रुप आपने चेक किया O, एक मदर जो क्लेम कर रही है उसका ब्लड ग्रुप A है और दूसरी मदर जो क्लेम कर रही है उसका B है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कौन सी मदर का क्लेम सही हो सकता है? जिनका ब्लड ग्रुप A है। ये वाली जो मदर हैं, ये वाली जो लेडी हैं, ये इस बच्चे की मां नहीं हो सकती, क्योंकि इस बच्चे के अंदर एक स्मॉल आई इसके मदर से है, एक फादर से है, और इस लेडी के अंदर जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, तो जिस लेडी का ब्लड ग्रुप ए बी होगा उसके अंदर स्मॉल आई होता ही नहीं है। दैट मींस ये जो लेडी हैं इस बच्चे की मां नहीं हो सकती। इस तरह से आप बहुत सारे डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हो। क्या ये मुमकिन है आपको अपना और अपने सिबलिंग का, भाई बहनों का ब्लड ग्रुप मालूम हो और अपने पेरेंट्स का नहीं मालूम? तो क्या आप पेरेंट्स का प्रोबेबल ब्लड ग्रुप निकाल सकते हो? आपको अपना मालूम है, अपने भाई बहनों का मालूम है, पेरेंट्स का नहीं मालूम, या हो सकता है फादर का मालूम है, मदर का नहीं मालूम। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपको फादर का पता है, अपना पता है, मदर का नहीं पता, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। आपको अपने फादर का पता है, मदर का पता है, अपना भी नहीं पता और भाई बहनों का भी नहीं पता, तो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ आई बात? ओके। ये नोट तो नहीं करना? कर लीजिए।